Assalamu alaikum class 10th. I hope you all will be fine in the best condition of your health. आज का जो लेक्चर है इंशाल्लाह इसमें हम फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। आज मीटिंग में अरेंज नहीं कर सका क्योंकि थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है मुझे, जिसकी वजह से आज मीटिंग नहीं अरेंज हुई। लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ये टॉपिक्स आसान थे, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको इसकी वीडियो सेंड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप आपको इसकी वीडियो हो जाएगी, आप इस वीडियो को देख लें और कोई भी इम्बिग्विटी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि स्पर्म्स किस तरह बनते हैं, और ओजेनेसिस में हमने देखा था कि एग और पोलर बॉडीज़ किस तरह बनती हैं। पोलर बॉडीज़ बनते ही डीजनरेट हो जाती थी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, उसमें कोई एग नहीं होता जिसमें कोई स्पर्म फर्टिलाइज कर सके। सिर्फ एक एग बनता है हमारे पास फीमेल्स में, और मेल्स में हमारे पास एट अ टाइम जो है वो 6 to 4 स्पर्म्स बन रहे थे, ठीक है। और एक मेल में मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। एज यू कैन सी आपके सामने ही फर्टिलाइजेशन की हेडिंग है। सो मेल और फीमेल गेमीट्स बनने के बाद ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की एक्चुअली दो टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एग और स्पर्म्स हैं ये आउटसाइड द बॉडी एक दूसरे के साथ मीट करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, यानी मेल और फीमेल जो है वो अपने स्पर्म और एग सेपरेटली आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी अपनी इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, और इन्वायरमेंट में ही एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट बनता है। अब ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग्स और स्पर्म दोनों ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ एनिमल्स जो कि प्री होते हैं और प्रीडेटर होते हैं, और ये अटैक करते हैं या ईट अप कर जाते हैं एग्स को। और इसमें अगर आप अक्सर आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे कि फ़िशेस जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती हैं। यहाँ तक कि ऑक्टोपस के बारे में आता है कि वो 80,000 अंडे देता है इन अ सिंगल टाइम। उस 80,000 अंडों में से 8 to 10 जो हैं वो सर्वाइव करते हैं और बेबीज़ में कन्वर्ट होते हैं, और उन बेबीज़ में से भी मेच्योर 1 से 2 होते हैं। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो की पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास एग्स और स्पर्म लार्ज अमाउंट में आते हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनके प्रीडेटर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उनको ईट अप करने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे इसमें एग्जांपल्स हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आती हैं, इसमें फिशेस और एम्फीबियंस जो कि वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। उसके अलावा बाकी सारे इनवर्टिब्रेट्स, उन सब में हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें जो प्रोटेक्शन है और नॉरिशमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर प्रोवाइड की जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म्स जो है वो फीमेल के ट्रैक में रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर एग मौजूद होता है। स्पर्म और एग यूनाइट करके हमारे पास जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है इसको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। यहाँ तो इसको इसको एग शेल के थ्रू दी दी जाती है प्रोटेक्शन, यानी कुछ आपने जानवर देखे होंगे जो अंडे देते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। जो मेल है वो अपने स्पर्म फीमेल ट्रैक में रिलीज़ करता है, उनकी आपस में फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके इर्द गिर्द एक शेल बना दिया जाता है, जिसे हम एग शेल कहते हैं। और उस एग को बाद में ले कर दिया जाता है, मदर उसको इंक्यूबेशन देती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है, उस एग के अंदर ही नॉरिशमेंट हो रही होती है उस एम्ब्रियो की। और इस तरह जैसे ही हैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 20 to 21 डेज़, तो उसमें से फिर चिक जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और दूसरी तरह की इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये है जिसमें एग ले नहीं किया जाता, बल्कि इंटायर डेवलपमेंट मदर के अंदर होती है। जैसे मैमल्स हैं, जितने भी जानदार हैं, ह्यूमंस हैं, इसमें बेबी की डेवलपमेंट विद इन मदर बॉडी होती है। और इस ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेथड है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है बेबी को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसका रीज़न ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो प्रीडेटर्स हैं, वो एग्स को खा जाते हैं, स्पर्म्स को खा जाते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव एम्ब्रियो होता है वो विद इन मदर होता है। एग भी आपने देखा होगा, समटाइम मुर्गियाँ अंडे देती हैं जो अंडे टूट जाते हैं, डिफरेंट डक्स देती हैं, जितने भी स्नेक्स वगैरह जो अंडे देते हैं, वो तो सारे ग्रोइंग एम्ब्रियो होते हैं, उनके बीच में उनके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है वो एम्ब्रियो जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो विद इन मदर बैली होती है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रोटेक्टिव मेथड है, और सबसे ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं एम्ब्रियो के ग्रो करने के। और इसमें जो शेल है वो नहीं होता है मदर बैली के अंदर। दरअसल वेन्स और आर्टरीज के थ्रू बेबी को फूड प्रोवाइड किया जाता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है मदर के अंदर।
अब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से एग और स्पर्म लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एग और स्पर्म कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस में एट अ टाइम 1, 2 या 3 इससे ज़्यादा बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें आपने 8 बेबीज़ या 5 बेबीज़ देखे होंगे। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें ऑक्टोपस के साथ, जो एट अ सिंगल टाइम 80,000 अंडे दे रहा है, 80,000 एग्स दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि रिप्रोडक्शन ऑफ रैबिट और फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारे पास हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और कॉन्सिक्वेंसेज है। इसमें यह वो बताया जा रहा है कि 2007 से 2008 तक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 16 करोड़ और 31 लाख थी। लेकिन अब जो इसकी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 176 मिलियन तक पहुंच रही है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। वो ये है कि फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है यानी फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे इकोसिस्टम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हमारे जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। यानी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से इंक्रीज़ करता है। आप अगर साउथ अफ्रीका वाली साइड पे देखें, वहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे जो हाउस की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ कर रही है, हमारी जॉब्स रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी ग्रोथ जो हो रही है ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में, वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में, उस पर प्रेशर डालने में अपना किरदार अदा कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये करते हैं उसके ऊपर ह्यूमंस बहुत ज़्यादा जो है पाइल अप हुए हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एड्स। एड्स एक्चुअली ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और पाकिस्तान में एड्स जो है अब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। एड्स, द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन सॉरी द वर्ड्स एड्स स्टैंड फॉर एडिनोसाइन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ह्यूमंस के अंदर एचआईवी की वजह से होता है। एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जिसकी वजह से ह्यूमन के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और ये समटाइम फैटल भी होता है। एड्स की मरीजों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें अगर कोई बीमारी लग जाए तो ये ठीक नहीं होते। ठीक है, क्योंकि इनके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ही डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। एचआईवी जो है ये एक ऐसा वायरस है जो फर्स्ट टाइम रीशिस मंकी में डिस्कवर हुआ था। मंकी को ये कोई भी हार्म नहीं देता, मंकी से बिल्कुल प्रोटेक्टिव है, लेकिन ह्यूमंस में ये एड्स कोज करता है। सो एड्स जो है ये सीमन से भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सीमन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड बॉडी फ्लूइड, और उसके अलावा जो हमारा ब्लड है उससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है एड्स। उसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, जैसा मैंने पहले बताया, इन्फेक्टेड नीडल से एड्स ट्रांसफ़र हो सकती है, यहाँ तक कि इन्फेक्टेड ब्लड से भी, एड्स के पेशेंट के ब्लड से भी एड्स ट्रांसफ़र हो सकती है। पाकिस्तान में 0.1% एडल्ट जो हैं वो इस वक्त एड्स से इन्फेक्टेड हैं, जो कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन के 70,000 to 80,000 बनते हैं। विद कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ ये रेशो बहुत कम है, लेकिन ये रेशो जिस हिसाब से इंक्रीज़ कर रही है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें आसान थी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।